नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन आज हमारी चर्चा हमारे टॉपिक से कुछ अलग होने वाली है। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि 4 अगस्त को एक पेपर हुआ था संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें जो फर्स्ट पेपर था जीके का, उसमें जीके में भी हम पोर्शन देखने वाले हैं हिस्ट्री का। उसमें हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे और उन 15 क्वेश्चनों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, लोगों ने आंसर की जारी कर दिए, लेकिन उसमें वो एक फैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे। उनके आंसरों में चेंज आ रहा, कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा। तो वो एक फैक्ट आंसर देखने वाले हम। साथ ही इन क्वेश्चनों के ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश से आजकल ये देखा जा रहा है कि जो पिछले एग्जाम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वापस। तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड आगे एग्जामों में क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो हम इन क्वेश्चनों को लेकर कुछ डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट है दोस्तों, तो हमारी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको पेपर में पहला प्रश्न या प्रश्न देखने को मिला होगा। सीरीज आपको वो नहीं मिलेगी, लेकिन ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सुमेलित इसमें हैं जो सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपके सामने था वुड डिस्पैच 1854, ये एकदम सही है, क्योंकि वुड डिस्पैच जो था वो 1854 की बात है। चार्ल्स वुड की बात है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1853 में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1854 में पेश करी थी। अब इस वुड डिस्पैच में क्या था कि दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स है वो पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लाना चाहते हैं या भारत में उसका प्रसार करना चाहते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य कला है, उसका भारत में प्रसार करना चाहते हैं। इसलिए यह आयोग लाया गया। इसकी सिफारिशों में इसने कहा था कि उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, यानी अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की बात कही गई। साथ ही महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया था इस वुड डिस्पैच में। इसीलिए हम इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी हम इसे कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये वुड डिस्पैच जो भी है 1854 में आया था, एकदम सही है। फिर हार्टोग समिति की बात करते हैं 1929। हार्टोग समिति 1929 बिल्कुल सही है। हार्टोग समिति भी। हार्टोग समिति किस लिए, यह हार्टोग आयोग का गठन किस लिए हुआ? हार्टोग की अध्यक्षता में इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो भारत में शुरुआत हो चुकी है 1854 में शिक्षा की, उसकी जांच करना चाहते हैं कि भारत में शिक्षा का कितना विकास हुआ, कितनी प्रगति हो चुकी है। इस बात की जांच करने के लिए यह हार्टोग समिति लाई गई थी और इसकी सिफारिश पर 1935 में, कब? 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। मैं बोल रहा हूं पुनर्गठन, गठन नहीं। इस केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन तो 1920 में ही हो चुका था, 1920। लेकिन ये जो अपनी हार्टोग समिति थी, इसकी सिफारिश पर इसका 1935 में वापस पुनर्गठन किया गया। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। ठीक है, यानी कि ये भी एकदम राइट है। फिर हंटर कमीशन की बात करते हैं 1882-83, बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन उस समय वाइसराय थे, और जब लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे, उन्होंने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। किस लिए? तो 1882-83 आपको सन दिख रहा है। इससे पहले 1854 में वुड डिस्पैच आ चुका है, भारत में शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। तो वो देखना चाहते हैं कि 1854 के बाद भारतीय शिक्षा में कितना विकास हुआ, कितनी प्रगति हुई। इसलिए वो हंटर कमीशन लेकर आए। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बल दिया और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बल दिया था। ये दोनों मुख्य चीजें थी जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमें देखना है सैंडलर विश्वविद्यालय कमीशन के बारे में। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इसे ही कहते हैं। और ये जो सन दिख रहा है आपको, ये गलत है। ये 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैंडलर विश्वविद्यालय, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सैंडलर विश्वविद्यालय या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या था। ठीक है ना? तो ये जो है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था,
इसकी समस्याओं की जांच के लिए लाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं थी उसकी समस्याओं की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हो चुकी थी, लेकिन यह अकेला मात्र इतना बड़ा विश्वविद्यालय था तो इसके ऊपर कार्यभार कुछ ज्यादा था और इसकी सहायता या इसके सहायक की भूमिका के रूप में कोई भी विश्वविद्यालय था नहीं। एकमात्र विश्वविद्यालय होने से इसके ऊपर काफी ज्यादा भार था, सभी स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, तो इसकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी। तो इनकी समस्याओं की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2 सदस्य और थे। एक थे आशुतोष मुखर्जी और एक थे जियाउद्दीन अहमद। कौन थे? जियाउद्दीन अहमद। ये 2 सदस्य इस सैंडलर आयोग में और थे। अध्यक्ष सैंडलर आयोग है और सदस्य 2 इसके साथ में और है, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। किस लिए गठन हुआ? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए। और इसने सिफारिश दी अपनी रिपोर्ट में कि कलकत्ता विश्वविद्यालय पर ज़्यादा भार होने से इसकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इसका भार कम करने के लिए और भी दूसरी जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। ये सिफारिश करी थी किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, सैंडलर आयोग ने। उसके बाद में कहाँ कहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तो आप देख सकते हैं, मैसूर में, हैदराबाद में, पटना में, अलीगढ़ में, बनारस में, ढाका में, लाहौर में। इस सैंडलर आयोग की सिफारिश पर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसका भार कम करने के लिए इन जगह पर और क्या स्थापित किए गए विश्वविद्यालय आपको नजर आ रहा है, मैसूर, हैदराबाद, पटना, अलीगढ़, बनारस, ढाका, लाहौर। ये क्वेश्चन तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले एग्जामों के क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामों में। तो हो सकता है कि यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि सेंटर आयोग की सिफारिश पर कहाँ कहाँ नए विश्वविद्यालय खोले गए। ऑप्शन में आप में से इनमें से एक नहीं मिले और 3 के नाम हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका सही आंसर था सैंडलर विश्वविद्यालय। कंप्लीट है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित काल को कालक्रम के अनुसार लगाइए। मराठों के बारे में और खासकर शिवाजी के बारे में कि इनमें से कौन सी घटनाएं कब हुई उसके बारे में आपको जानना है। तो दोस्तों ध्यान रखें आप कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई तो आप बताएंगे 8 जनवरी 1664 को। कब हुई थी? 8 जनवरी 1664 को। अफजल खां की जो घटना हुई थी वो 1659 में हुई थी। अफजल खां जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ये शिवाजी को मारने के लिए आया था रणनीति के तहत, लेकिन शिवाजी ने अपनी रणनीति से इसको वापस मार डाला, इसकी हत्या करी थी। ठीक है ना। बागनक नाम से सुना होगा आपने, बागनक हथियार से इसकी हत्या की गई थी। ठीक है ना। बीजापुर साम्राज्य ने जो अपने शिवाजी थे उनकी हत्या करने के लिए इसको भेजा था। पुरंदर की संधि की बात करते हैं। पुरंदर की संधि सभी को पता है आपको, 11 जून 1665। 11 जून 1665 आपने सभी ने पढ़ा है इसके बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 11 जून 1665। इसमें 2 डेटें मिलेगी आपको। आप राजस्थान से रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ेंगे ना उसका आपको 11 जून ही मिलेगी, और भारतीय इतिहास से रिलेटेड कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको 22 जून ही मिलेगा। यानी 2 डेटें हैं, लेकिन ज्यादातर हम 11 जून के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप ध्यान रखें 11 जून 1665। सहिष्ता खां पर आक्रमण 1663। सहिष्ता खां आए थे और जब शासक बन जाता है औरंगजेब का अपने भाइयों के साथ संघर्ष चला था। उसके बाद में जब औरंगजेब शासक बन जाता है तो दक्षिण में अपनी राजनीति को स्थिर करने के लिए वो सहिष्ता खां को भेजता है, लेकिन सहिष्ता खां पर शिवाजी आक्रमण करते हैं जिसमें सहिष्ता खां का पुत्र मारा जाता है और सहिष्ता खां वापस से भाग जाता है। फिर सहिष्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो सहिष्ता खां वाली घटना 1663 में हुई। कंप्लीट है। ये 4 घटनाएं जिनके बारे में पूछा गया। अब हमें क्या करना है, इन्हें कालक्रम के अनुसार हमें जमाना है।
दिए गए कोड को सही उत्तर कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे तो कौन सी घटना हो रही है, पहले नंबर पर हम देखेंगे तो ये अफजल खां की घटना, सेकंड ऑप्शन, यानी कि अपना ऑप्शन रहेगा पहला सही। बाकी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अफजल खां की घटना हो रही है, फिर हम देख रहे हैं शाइस्ता खान की, बिल्कुल सही है 1663, फिर 1664 वाली सूरत की प्रथम लूट आनी चाहिए 1664, और फिर बाद में अंत में आना चाहिए तीसरे वाला पुरंदर की संधि 1665। ठीक है, अगर डेट नहीं आपको केवल सन पता होता तो भी काम चल जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था जो अपना फर्स्ट ऑप्शन था वो होगा। कंप्लीट है। आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? हिंदू राजवंश, इंडोनेशिया का राजवंश था शैलेंद्र राजवंश। कहाँ का राजवंश था? इंडोनेशिया का राजवंश। ये जब हम पढ़ते हैं कि भारतीय शिक्षा का विदेशों में प्रचार प्रसार, या खास करके बौद्ध शिक्षा का विदेशों में प्रचार प्रसार, शैलेंद्र राजवंश इंडोनेशिया का राजवंश था जिसने 8वीं शताब्दी में जावा और सुमात्रा में किसकी स्थापना करी थी? शैलेंद्र राजवंश की स्थापना करी थी। इसका आंसर 8वीं शताब्दी है। और यहीं पर पूर्ण वर्मा के द्वारा, आपने देखा होगा कि एक शासक थे पूर्ण वर्मा, और उनके द्वारा यहाँ पर बोरोबुदुर स्तूप बनाया गया था, विश्व प्रसिद्ध स्तूप बोरोबुदुर स्तूप बनाया गया था, जिसे 1991 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। अभी 1991 में इसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। और यहाँ पर शैलेंद्र राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है ना, बोरोबुदुर स्तूप जहाँ यहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं जीके के हिसाब से तो इतना डीपली में लगता नहीं है। ये क्वेश्चन लगभग सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, हम एक ट्रिक ध्यान रखें, जमा भट्टो, जमा भट्टो, जिसे हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले जलाल खां आए थे। कौन आए थे? जलाल खां। उसके बाद में मान सिंह, उसके बाद में भगवान दास, उसके बाद में टोडरमल। तो अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आ रहा? टोडरमल के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या होगा? टोडरमल। ठीक है ना, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा? तो टोडरमल के। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले जलाल खां को भेजा जाता है, उसके बाद में मान सिंह को भेजा जाता है, उसके बाद में भगवान दास को भेजा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गई हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन जलाल खां होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जलाल खां। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो चारों दूत आए थे अकबर के महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, ये चारों असफल रहे, जिसका परिणाम आगे जाके हम हल्दी घाटी युद्ध के रूप में देखते हैं। कंप्लीट है। तो सबसे पहले जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये 4 दूत आए थे। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि दी थी? यहां पर आप उद कहेंगे, नादिर उद जमा, यानी नादिर उद जमा की उपाधि किसने दी थी जहांगीर को? ये हमें देखना है। देखिए दोस्तों, अबुल हसन को ये उपाधि दी गई थी नादिर उद जमा की। किसको दी गई थी? अबुल हसन को। ठीक है, और एक मंसूर थे। अबुल और हसन और मंसूर जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। कौन सी? नादिर उल असर। मैं इधर लिख रहा हूं, नादिर उल असर की उपाधि किसे दी गई? तो वो दी गई थी मंसूर को। और अबुल फजल को कौन सी उपाधि दी गई? नादिर उद जमा की उपाधि दी गई थी। कंप्लीट है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। जहांगीर चित्रकला को बहुत अधिक पसंद करता था। यह कहता था कि मेरे सामने किसी का भी बनाया हुआ चित्र या आकृति ला के रख दो, मैं ये आकृति या चित्र देख के बता दूंगा कि ये किस चित्रकार ने बनाई है। इतना अधिक पसंद करता था। और इसने आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना करी थी। कहां पर? आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना करी थी। और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो वो आका रिजा के नेतृत्व में की गई थी। और आका रिजा का पुत्र ही था अबुल हसन। आका रिजा का पुत्र ही था अबुल हसन, जिसके नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने चित्रणशाला की स्थापना करी थी। और
ये उपाधि किसमें दी गई, तो आप कहेंगे कि ये उपाधि जो है ये जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में दी गई। किसमें, तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसी आत्मकथा में जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तुजुक ए जहांगीरी है ना, इस तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर, तुजुक ए जहांगीरी के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र लगा हुआ है, मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र लगा हुआ है, इस तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र लगा हुआ है, वो चित्र अबुल हसन ने ही बनाया। किसने बनाया, अबुल हसन ने ही बनाया। यानी कि जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र लगा हुआ है मुख्य पृष्ठ पर, वो भी अबुल हसन ने ही बनाया था। और अबुल हसन का एक चित्र लंदन की लाइब्रेरी से भी मिलता है। किसकी, लंदन की लाइब्रेरी से भी अबुल हसन का एक चित्र मिलता है। ये जो चित्र मिलता है, इसमें चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियों को बैठे हुए विभिन्न मुद्राओं में चित्रित बताया गया। ठीक है ना, चिनार के पेड़ पर गिलहरियों को बताया गया। ऐसा एक चित्र लंदन की लाइब्रेरी से भी मिलता है, अबुल हसन का बनाया हुआ। तो अबुल हसन जहांगीर के काल का एक प्रमुख चित्रकार था, जिसे नादिर उद जमा की उपाधि दी गई थी। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है, तो आपका इसमें सही आंसर था अबुल हसन। आगे की बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया था? प्रश्न आप लोगों के सामने, यानी कि थोड़ी सी मैं बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसे समझने के लिए थोड़ा सा बिजोलिया किसान आंदोलन देखते हैं। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये आप सब जानते हैं कि 1897 से 1941 तक चला था। किस लिए चला? तो जागीरदार थे किशन सिंह जी। कौन थे? किशन सिंह जी। और किशन सिंह जी ने क्या किया, तो 1894 की बात है। 1894 में 84 प्रकार की लागे या कर लगा दी किसानों पर। जो जागीरदार थे किशन सिंह, उन्होंने क्या किया, तो 84% की, यानी 84 प्रकार की लागे लगा दी। कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लागे लगा दी। और साथ में 50% उपज के रूप में भी वसूला जा रहा था। उपज का 50% भी कर के रूप में वसूला जा रहा था। दोनों चीजें हुई। इसको किसानों ने थोड़े दिन तो सहा, लेकिन 1897 में एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1897 में। आगे जाते जाते 1906 में किशन सिंह नहीं रहते हैं और इनकी जगह जागीरदार बनते हैं पृथ्वी सिंह। कब बनते हैं? 1906 में पृथ्वी सिंह जागीरदार बनते हैं। ये एक और कर नया लगा देते हैं किसानों के ऊपर। पहले कर चल रहे हैं, एक कर लगा देते हैं चौरी कर। कौन सा? सॉरी, चौरी कर को तो हटाया गया था। ये नया कर लगाते हैं तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगा देते हैं? तलवार बंदाई। एक कर और लगा देते हैं तलवार बंदाई कर। चौरी कर को हटा दिया गया था किसानों के संघर्ष के कारण। वो किसानों की पहली जीत थी इस बिजोलिया किसान आंदोलन में, जो एक लड़की की शादी के ऊपर लगाया जाता था। अब तलवार बंदाई कर भी लगा दिया जब पृथ्वी सिंह जो है जागीरदार बने। अब 1914 में जाते जाते पृथ्वी सिंह भी नहीं रहते हैं, इनकी जगह जागीरदार बनते हैं केसरी सिंह। कब की बात है? तो 1914 की बात है। 1914 में कौन जागीरदार बन रहे? पृथ्वी सिंह। केसरी सिंह पृथ्वी सिंह के बेटे। ये जो पृथ्वी सिंह थे, ये अल्पवयस्क थे, यानी कि नाबालिग थे, अल्पवयस्क थे। इसीलिए ये जागीरदार का कार्य कर नहीं सकते, छोटे। तो इनकी सहायता के लिए मेवाड़ रियासत ने एक बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना करी। आप कह सकते हैं इसको, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मेवाड़ सरकार के द्वारा। और इसमें 2 व्यक्तियों को प्रशासन चलाने के लिए भेजा गया। एक थे अमर सिंह जी और एक थे डूंगर सिंह जी। एक थे अमर सिंह जी और एक थे डूंगर सिंह जी। ठीक है ना, 2 व्यक्तियों को प्रशासन चलाने के लिए भेजा गया था, अमर सिंह जी को और डूंगर सिंह जी को, क्योंकि केसरी सिंह जो है वो नाबालिग है, अल्पवयस्क है। ठीक है, अब ये घटना है केसरी सिंह जी के काल की, इसीलिए मैं आपको घटनाक्रम से लेके आया हूं केसरी सिंह तक। ये केसरी सिंह के काल की घटना है।
1922 का समझौता, ये नाबालिग है। अब 1922 तक आते आते किसान जो है इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस आंदोलन को एक विस्तृत रूप दे दिया। तब इस पर ब्रिटिश सरकार को, मेवाड़ सरकार को इस आंदोलन में इंटरफेयर करना पड़ा, यानी कि जागीरदार और किसानों के बीच जो आंदोलन चल रहा है उसमें ब्रिटिश सरकार को भी बीच में आना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार ने समझौते के लिए भेजा हॉलैंड को, यानी कि हम बात करते हैं 1922 के समझौते की। किसकी? 1922 का समझौता। देखिए 1922 के समझौते की बात करें तो कौन भेज रहा है? तो एक आप कह सकते हैं कि इसमें एक भेज रहा है मेवाड़ सरकार है, मेवाड़ सरकार, और सरकार ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, प्लस मेवाड़, यानी कि मेवाड़ रियासत से और मेवाड़ सरकार से, जो ब्रिटिश सरकार है इन दोनों से किसानों का समझौता कराने के लिए व्यक्ति आ रहे हैं। उसमें एजीजी है, हॉलैंड, कौन आ रहे हैं? हॉलैंड, और साथ में चार्ल्स विल्किंसन है, चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति किसानों और ठिकानेदारों के बीच में, सॉरी जागीरदार के बीच में समझौता कराने के लिए आए। और मेवाड़ रियासत से कौन आए? तो सुभाष चंद्र चटर्जी। कौन आए? सुभाष चंद्र चटर्जी। एजीजी हॉलैंड है, एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड को, उसके साथ में चार्ल्स विल्किंसन को और सुभाष चंद्र चटर्जी को, इन तीनों को भेजा गया सरकार द्वारा और मेवाड़ रियासत के द्वारा। किस लिए? किसानों के बीच में और जागीरदार के बीच में समझौता कराने के लिए। 1922 के समझौते की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक प्रतिनिधि मंडल, 3 प्रतिनिधि मंडल आएंगे। ये तो मेवाड़ सरकार, यानी कि मेवाड़ सरकार और मेवाड़ रियासत का प्रतिनिधि मंडल है। एक प्रतिनिधि मंडल होगा ठिकानेदार का। अब ठिकानेदार का प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो केसरी सिंह छोटे अल्पवयस्क है, तो वो आ नहीं सकते, तो उनकी जगह कौन आएंगे? ठिकानेदार की ओर से यहां पर समझौता करने के लिए कौन आए? तो आप कहेंगे एक तो थे कामदार हीरालाल। कौन थे? कामदार हीरालाल। एक थे फौजदार तेज सिंह, फौजदार तेज सिंह, और एक थे मास्टर जालम सिंह, मास्टर जालम सिंह। ये समझौता करने के लिए आ रहे हैं ठिकानेदार की तरफ से। किसकी तरफ से आ रहे हैं? ठिकानेदार की तरफ से। ठीक है, अब समझौता ठिकानेदार और किसानों के बीच में होना। अब हमें देखना है कि किसानों के प्रतिनिधि कौन थे, या हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल, किसानों का प्रतिनिधि मंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आगे आने वाले एग्जामों में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। सरपंच थे ऊपरमाल पंच बोर्ड के मोती चंद। कौन थे? मोती चंद सरपंच। अभी जब ये 1922 का समझौता हो रहा है तब मोती चंद सरपंच है ऊपरमाल पंच बोर्ड के, जबकि आपने पढ़ा होगा कि पहले मन्ना पटेल थे। ठीक है, अब मंत्री है नारायण पटेल, नारायण पटेल। ठीक है, एक है राम नारायण चौधरी और एक है माणिक्यलाल वर्मा। ये 4 राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे और ये 4 किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। ठीक है, अब इस कहानी को समझिए। 1922 का समझौता हो रहा है और मेवाड़ के जागीरदार को, सॉरी इस बिजोलिया के जागीरदार कौन है? तो केसरी सिंह है। कौन है? केसरी सिंह। किसानों के ऊपर 84 प्रकार की लागें लगी हुई है। किसान बहुत अधिक परेशान है उन लागों से, तो किसान कर रहे हैं आंदोलन। ठीक है, अब आंदोलन इतना अधिक बढ़ गया कि मेवाड़ सरकार को और मेवाड़ रियासत को इस ठिकाने में हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, अब समझौता किसके बीच में कराना है? तो ठिकानेदार के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि ठिकानेदार के बीच में और किसानों के बीच में समझौता कराना है। और समझौता कराने का काम कौन कर रही है? मेवाड़ सरकार, जिसमें 3 व्यक्तियों को भेजा गया, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड को, चार्ल्स विल्किंसन को, सुभाष चंद्र चटर्जी। ये दोनों समझौता कराने के लिए आए। किस किस के बीच में कराने के लिए आए हैं? तो किसानों के बीच में और ठिकाने के बीच में।
किसानों की ओर से कौन कौन प्रतिनिधि आए, तो सरपंच है मोतीचंद जी, और मंत्री है नारायण पटेल जी, राम नारायण चौधरी है, माणिक्यलाल वर्मा। और इधर से कौन आए ठिकानेदार की तरफ से, तो कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह और मास्टर झलम सिंह। ठीक है ना। यानी कि किसानों के बीच में, ठिकानेदार के बीच में समझौता कराने के लिए मेवाड़ सरकार ने इन 3 व्यक्तियों को भेजा था। अब समझौते में क्या हुआ, समझौता हो गया 1922 का, और इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया इन ठिकानेदार के या जागीरदार के प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि जागीरदार छोटा है। इन्होंने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि 84 प्रकार की जो लागें थी उसमें 35 प्रकार की लागों को समाप्त करने पर सहमति बनी। साथ ही जो जुल्मी कामदार थे, कर वसूलने वाले जो जुल्मी लोग थे, जो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें हटाने पर, पद से हटाने पर भी सहमति बन गई। यानी कि समझौता हो चुका है कि ये जो जागीरदार के प्रतिनिधि आए हैं, इन्होंने समझौते को स्वीकार कर लिया जागीरदार की ओर से। यानी कि आप कहें तो जागीरदार ने समझौते को स्वीकार कर लिया कि हम ये 35 प्रकार की जो लागें हैं 84 में से वो समाप्त कर देंगे। किसान भी राजी हो गए, और जो ठिकानेदार था वो भी, जागीरदार था वो भी राजी हो गया। और ये समझौता कराने के लिए कौन आए, ये 3 व्यक्ति। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समझौता हो चुका है। लेकिन ये केवल कागजी कार्रवाई थी। क्या थी, ये केवल कागजी कार्रवाई थी, इसे लागू नहीं किया गया। यानी कि इसके ऊपर जागीरदार के द्वारा कोई अमल नहीं किया गया, और वापस 1923 में आंदोलन जोरदार रूप लेता है, जिसमें विजय सिंह जी पत्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि समझौता हो चुका है, उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे क्रियानीति में नहीं लाया गया, उस पर अमल नहीं हुआ, लागू नहीं किया गया। तो ये जो प्रश्न है आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया, तो इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लागू करने को मना किया। अब इसमें ऑप्शन भी देखें हम, तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया, नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से स्वीकार हुआ ही नहीं, क्योंकि 84 में से 35 प्रकार के लागू को समाप्त करने पर सहमति बनी, यह आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, समझौता उन्होंने खुद ने किया था, और ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी इसका सही आंसर है, लागू करने को मना कर दिया था। समझौता ये कि हमने देखा जागीरदार पृथ्वी सिंह के बेटे केसरी सिंह है, जो अल्पवयस्क है, तो इसके लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाया गया मेवाड़ रियासत के द्वारा। यहां पर शासन चलाने के लिए, सहायता के लिए केसरी सिंह के, जिसमें 2 व्यक्ति थे, अमर सिंह और डूंगर सिंह। ठीक है, फिर बाद में हमने समझौते की बात करी कि 1922 का जो समझौता है कराने के लिए मेवाड़ सरकार ने 3 प्रमुख प्रतिनिधियों को भेजा है, होलैंड को, चार्ल्स विल्किंस को और सुभाष चंद्र चटर्जी को। ठीक है, और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन का समझौता है, किस किसके बीच में, किसानों के बीच में, जागीरदार के बीच में। किसानों की ओर से प्रतिनिधि ये 4 व्यक्ति, जागीरदार की ओर से प्रतिनिधि ये 3 प्रमुख व्यक्ति, और समझौता हो गया, लेकिन उसे क्रियानीति में नहीं लाया गया, लागू नहीं किया गया। ठीक है, इसका आंसर होगा लागू नहीं किया गया। यहां से और भी किसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, आगे हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि समझौता कराने के लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा और मेवाड़ रियासत के द्वारा किसे भेजा गया, तो ये दोनों अंग्रेजों की तरफ से थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से या मेवाड़ सरकार की तरफ से थे, और ये मेवाड़ रियासत की तरफ से थे। सुभाष चंद्र चटर्जी ये दीवान थे। क्या थे, दीवान, मेवाड़ रियासत के दीवान थे। कंप्लीट है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी। और यह प्रश्न लोगों को चौंका रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है 2 चीजों को लेकर, यंग इंडिया नाम आ गया एक, और एक आ गया कि राजनीतिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह दोनों। अब पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है कि इसको राजनीतिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह बताने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे, सबने पढ़ा है लाला लाजपत राय थे। लेकिन यहां पर क्या दे दिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया में लिखा, और लोग कंफ्यूजन में कि यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का था। तो दोस्तों ध्यान रखें कि यंग इंडिया महात्मा गांधी का समाचार पत्र था, और यह पुस्तक है। अगर समाचार पत्र की बात करते हैं तो पत्र किसका था, महात्मा गांधी का, और यंग इंडिया पुस्तक किसकी थी, तो लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की पुस्तक थी यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने इसको कहा था कि ये राजनीतिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि लाला लाजपत राय इसका सही आंसर है।
लाला लाजपत राय एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने काफी सारी जीवनियां भी लिखी। उन्होंने लेखक थे, उन्होंने शिवाजी की, आपने पढ़ा होगा, सम्राट अशोक की, और इटली के आपने पढ़ा होगा कि दो व्यक्ति थे, एक थे मेजिनी, एक थे गेरिबाल्डी, इन सब की जीवनियां लिखी थी। इनकी पुस्तकें थी, और पुस्तकें थी इनकी, ये इन्होंने जीवनियां लिखी 4 व्यक्तियों की, मेजिनी, गेरिबाल्डी दोनों इटली के, शिवाजी, सम्राट अशोक की। पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो एक इनकी पुस्तक थी यंग इंडिया, एक थी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, एक पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ। और ये जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ थी, ये इनकी आत्मकथा थी, लाला लाजपत राय की आत्मकथा थी। यानी कि यंग इंडिया इनकी पुस्तक है, जिन्होंने इन्होंने जो ये राजनीतिक विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति को बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक विद्रोह था जिसमें केवल सेना ने भाग लिया, लेकिन लाला लाजपत राय ये कह रहे कि ये राजनीतिक भी था, राष्ट्रीय भी था। इसने सैनिकों के अलावा दूसरे आमजन ने, दूसरे वर्गों ने भी भाग लिया, ठीक है ना। और जीवनियां लिखी थी इन्होंने, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की, सम्राट अशोक की, इटली के मेजिनी की, गेरिबाल्डी की जीवनियां लिखी इन्होंने। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी, जिनमें इनकी आत्मकथा थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा थी। और इनके कुछ पत्र भी थे, समाचार पत्र के बारे में आप ध्यान रखें तो एक इनका था पंजाबी, पंजाबी इनका पत्र था, पंजाबी। एक आप कह सकते हैं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक प्रमुख पत्र था इनका द पीपुल, जहाँ से एग्जाम पूछे हुए हैं, और हो सकता है कि और भी आगे एग्जाम में पूछ ले। ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था द पीपुल पत्र, ठीक है ना। तो ये इनके 3 समाचार पत्र है, पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपुल, किसके? लाला लाजपत राय के। ये लाला लाजपत राय के बारे में, यानी इसका आंसर क्या होगा सही? लाला लाजपत राय एकदम फैक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि यंग इंडिया समाचार पत्र था महात्मा गांधी का, लेकिन पुस्तक किसकी थी? लाला लाजपत राय की। कंप्लीट है। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा ने विद्रोहियों को समर्थन दिया था, अंग्रेजों को सहयोग दिया था, उदासीनता, विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों को सहयोग। कौन थे? तो स्वरूप सिंह जी। कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। आपने सुना होगा कि नीमच में 1857 की क्रांति हुई थी 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून 1857 को हुई थी। अब क्या हुआ कि नीमच से जो 40 अंग्रेज सैनिक थे, 40 अंग्रेज सैनिक भाग गए, 40 अंग्रेज सैनिक भाग गए, जिनको क्रांतिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। कहां पर कैद किया? तो आप बताएंगे कि इनको कैद कर लिया गया डुंगड़ा गांव में, डुंगड़ा गांव। और ये कहां पर पड़ता है? जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है डुंगला गांव। और डुंगला गांव में इन 40 सैनिकों को कैद कर लिया गया, ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा। तब जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मेवाड़ के, वो थे उस समय सावर्स। कौन थे? सावर्स। और मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह जी। कौन थे? स्वरूप सिंह जी। वो दोनों इन 40 कैदियों को, अंग्रेज सैनिकों को छुड़ा कर लाते हैं और पिछोला झील के जगमंदिर महलों में। कहां पर? पिछोला झील के जगमंदिर महलों में शरण देते हैं, जगमंदिर महलों में शरण देते हैं। और वहां पर जो इनका मंत्री था गोपीचंद, उसको इनकी सुरक्षा की या देखभाल की जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये विद्रोह में किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ में, क्रांतिकारियों के विरोध में, ठीक है ना। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं कि नीमच में जब क्रांति हुई थी तो यहां से 40 सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए थे, जिनको क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया गया चित्तौड़गढ़ के डुंगला गांव में, ठीक है। जब आगे की बात करते हैं हम,
तो पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के साथ स्वरूप सिंह जी जो है इन कैदियों को छुड़ाकर लाए थे, अंग्रेज सैनिकों को छुड़ाकर लाए थे और पिछोला झील के जगमंदिर मेलों में शरण दी यहां पर रखा था, जहां पर गोपीचंद को अपने मंत्री को स्वरूप सिंह ने इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी। यानी कि इसका सही आंसर क्या है कि अंग्रेजों को सहयोग दिया था। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, इसने भी लोगों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स काफी परेशान है कि इसका सही आंसर होने वाला कहाँ है। कोई कह रहा है कि ये आउवा में हुआ, कोई कोठारिया में, कोई नीमच में, कोई उदयपुर में बता रहा। इसके लिए थोड़ा कुशाल सिंह के बारे में जानना पड़ेगा कि हमने पढ़ा कि एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था और उसके बाद भी जो विद्रोही सैनिक आते हैं उनको कुशाल सिंह अपने साथ मिला लेते हैं, कुशाल सिंह उनको सहयोग देते हैं। फिर कुशाल सिंह भी क्रांति में जुड़ जाते हैं। कुशाल सिंह ने युद्ध लड़े थे, एक युद्ध लड़ा था बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, ये आप सभी जानते हैं। एक युद्ध लड़ा था चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध ये लड़ा था 18 सितंबर 1857 को। इसे आप गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं, गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं, कोरेकाली का युद्ध। ठीक है ना। इन दोनों युद्धों में जीत हुई थी कुशाल सिंह की क्रांतिकारियों के साथ। फिर जनवरी 1658 में एक आउवा का युद्ध और होता है। कब होता है? जो जनवरी 1658 में एक युद्ध होता है आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? आउवा का युद्ध, जिसमें मेजर होम्स के नेतृत्व में जो सेना आई थी, होम्स के नेतृत्व में सेना, उससे पराजित हुए। कौन पराजित हुए? तो कुशाल सिंह और क्रांतिकारी। यानी कि बिथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हीथकोट और जो तख्त सिंह की सेना, जोधपुर के शासक की सेना भी इसमें थी और ओनाड सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो हीथकोट और ओनाड सिंह दोनों मारे गए। और चेलावास के युद्ध में तो मेकमोहन का सिर काटकर लटका दिया था किले के बाहर, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान जीके में। ठीक है ना। और आउवा का युद्ध जो जनवरी 1658 हुआ, यहाँ पर में मेजर होम्स को भेजा गया और उन्होंने इन क्रांतिकारियों को, कुशाल सिंह को पराजित किया। ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये घटनाएं तो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज समझने के लिए बताई थी। यहां से गए थे कुशाल सिंह कोठारिया। कहां गए थे? कोठारिया। अब घटनाओं को समझना आप। यहां से गए थे कोठारिया। हम बाई प्रूफ देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोठारिया के थे रावत जोध सिंह। कौन थे? कोठारिया के थे रावत जोध सिंह और रावत जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। इसके बाद 1860 की बात है, रावत जोध सिंह ने इनको क्या दी थी? शरण। इसके बाद बात है 1860 की, और 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। फिर बाद में इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ, जिसे हम जानते हैं टेलर आयोग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? टेलर आयोग के नाम से जानते हैं। और टेलर आयोग का गठन हुआ इस मामले की जांच के लिए, और टेलर आयोग ने निर्दोष साबित कर दिया किसको? कुशाल सिंह को। 1860 की बात है। फिर कुशाल सिंह कहां गए? 1864 में उनकी मृत्यु हुई। फिर कुशाल सिंह वापस जाना चाहते थे आहुआ। कहां जाना चाहते थे? आहुआ, अपने ठिकाने में वापस जाना चाहते थे। लेकिन उस समय जो महाराजा थे जोधपुर के, तख्त सिंह, कौन थे? तख्त सिंह महाराजा थे। ये अंग्रेजों के साथ थे पूरी तरह से, और इनकी सेना भी आई थी, जहां पर ओनाड सिंह इनके सेनापति थे, इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जिनको बिथोड़ा के युद्ध में मार दिया गया। ठीक है। तो तख्त सिंह ने क्या किया कि आहुआ ठिकाने को, ये मारवाड़ रियासत में आता था, जोधपुर रियासत में, आहुआ ठिकाने को जब्त कर लिया। क्या कर लिया? जब्त। तख्त सिंह ने आहुआ ठिकाने को जब्त कर लिया और इस कुशाल सिंह को वापस देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना। तब कुशाल सिंह क्या करते हैं कि ये उदयपुर में जाकर अपना अंतिम जीवन व्यतीत करते हैं। कहां पर जाकर व्यतीत करते हैं? उदयपुर में, जहां इनकी 1864 में मृत्यु हो जाती है। यानी कि उदयपुर में 1864 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर होने वाला है उदयपुर। कहां पर क्या होने वाला? उदयपुर। एकदम फिक्स्ड आंसर है उदयपुर। आहुआ नहीं मिला, इनको जब्त कर लिया गया। कोठारिया के रावत जोध सिंह यहां पर शरण ली थी, नीमच में आत्मसमर्पण किया था। उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1864 में। कंप्लीट है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। आगे की बात करते हैं।
निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 1824 को, कब हुआ था? 1824 को टंकारा गुजरात में हुआ था, मोरबी जिले में। इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। तो फिर इनको दयानंद नाम किसने दिया? तो इनके गुरुजी थे, और गुरुजी का नाम क्या था तो आप बताएंगे। इनके गुरुजी का नाम था प्रथम गुरु पूर्णानंद। क्या नाम था? पूर्णानंद। ये जो पूर्णानंद थे इनके गुरुजी, इन्होंने इनको नाम दिया था दयानंद, ठीक है ना। पूर्णानंद के द्वारा दयानंद नाम दिया गया। एक और गुरु थे इनके वीरजानंद। कौन थे? वीरजानंद। और वीरजानंद ने इनको वेदों की शिक्षा दी थी, वास्तविक गुरु थे इनके। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती पाश्चात्य शिक्षा के बिल्कुल विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, जबकि राजा राममोहन राय उनके समर्थक थे पाश्चात्य शिक्षा के, लेकिन ये विरोधी है, ठीक है ना। इन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग किया: स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा, और एक अभी हम बात कर रहे हैं स्वराज। इन 4 शब्दों का प्रयोग किया था। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। इन्होंने कहा कि स्वधर्म, अपना धर्म अपनाओ। इन्होंने वेदों की शिक्षा पर बल दिया था। कंप्लीट है। इन्होंने स्वदेशी, अपनी चीज अपनाने की बात कही। इन्होंने स्वभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, हिंदी के ऊपर बल दिया। और इन्होंने स्वराज शब्द की, यानी कि स्वराज की मांग की, और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके कुछ स्टेटमेंट भी है। इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी बंबई में। कब करी थी? तो 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय लाहौर में 1877 में खोला गया। यानी मुख्यालय लाहौर में 1877 में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इनके कुछ स्टेटमेंट भी है जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। सभी को मालूम है आपको वेदों की ओर लौटो वाला। लेकिन एक इन्होंने कहा था कि भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर यह क्वेश्चन बनता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर एनी बिसेंट ने कहा है कि ऐसा कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के पहले व्यक्ति थे कि भारतवासियों के लिए, ठीक है। एक इन्होंने कहा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी साम्राज्य भी बुरे से बुरे देशी साम्राज्य से बुरा। बात को समझिए आप। इन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी शिक्षा का विकास कर दे, कुछ भी कर दे, और हमारा जो देशी साम्राज्य है कुछ भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन वो हमारे देशी स्वराज्य से, बुरे स्वराज्य से भी बुरा है। ये बात किसने कह दी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये 2 प्रमुख स्टेटमेंट है जो आप ध्यान रखेंगे। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने कहा, और हिंदी के ऊपर भी बल दिया था। इन्होंने कहा कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नांकित में से किन किन देशों ने मान्यता दी थी? 9 देश थे। कितने देश थे? 9। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं 9 देशों को? तो एक ट्रिक है कि कोई तो मानचुकों की बढ़िया चीज बर्फी लेकर, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, बर्फी लेकर आजा। इस ट्रिक से आप सभी देशों के नाम ध्यान रख सकते हैं। 9 देश टोटल है और 9 देशों के नाम ध्यान रख सकते हैं आप इस ट्रिक से। ये ट्रिक है। देखिए 9 देश कौन कौन से होने वाले हैं? तो को से कोरिया, ई से इटली, एक है मांचुको, जिसे आप मंचूरिया के नाम से भी जानते हैं, इसे मंचूरिया भी कहा जाता है। ये भी एक देश है, ठीक है। और की बढ़िया चीज
आप बढ़िया आप साइलेंट रखेंगे, या आप कह सकते हैं कि मान चुको की चीज, बढ़िया आप यूज नहीं करें तो भी। अब ची से होगा चीन, क्या होगा चीन, जैसे होगा जर्मनी, और बे से होगा बर्मा, फी से होगा बर्फी, आप यहाँ पर बर्फी ध्यान रखेंगे, फी से होगा फिलीपींस, फिलीपींस, और लेकर आप साइलेंट रखेंगे, आ से होगा आयरलैंड, आयरलैंड, और जा से होगा जापान, क्या होगा जापान। ये 9 देश थे जो आप ध्यान रखेंगे। कोरिया है, इटली है, मानचुको है, और चीन है, जर्मनी है, बर्मा है, फिलीपींस है, आ से आयरलैंड है, जा से जापान है। आप इस ट्रिक से ये 9 देश ध्यान रख सकते हैं। अब आप देखिए जापान भी है और आयरलैंड भी है, कोरिया भी है, इटली भी है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी चारों है। चारों देशों ने सुभाष चंद्र बोस की जो 21 अक्टूबर 1943 को, कब हुई थी अस्थायी सरकार की स्थापना, 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी तो आप बताएंगे, ये सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में एक सिनेमा हॉल है, कैंथे सिनेमा हॉल, किस नाम से जानता है, कैंथे सिनेमा हॉल। और सिंगापुर के इस कैंथे सिनेमा हॉल में इस अस्थायी सरकार का गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, जिसके नेता, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक है ना। और इसको इन 9 देशों ने मान्यता दी थी, जिसको आप इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। इसका आंसर होगा ये चारों, यानी कि तीसरा। कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के सारनाथ के स्तंभ के सिंहों के सर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, हम सभी पढ़ते हैं कि 32, आंसर भी सही है इसका 32 है। लेकिन लोगों को इस चीज ने कंफ्यूजन कर दिया, सिंहों के सर पर, इसका क्या मतलब है? ये अशोक स्तंभ का चित्र आप लोगों के सामने है, इसमें कहीं सिंहों के सिर पर कहीं चक्र नजर नहीं आ रहा है। क्या रीजन, ऐसा क्यों कहा गया? तो दोस्तों पहले इसका स्वरूप, अशोक स्तंभ का स्वरूप वर्तमान में है वैसा नहीं था। पहले इसका स्वरूप था ऐसा, ये अशोक स्तंभ है जिसके सिर के ऊपर आपको चक्र नजर आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं महाधर्म चक्र। महाधर्म चक्र कहां पर है तो सारनाथ, कहां पर है सारनाथ। अब ये स्वरूप वर्तमान में क्यों नहीं है? इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तब की बात है, तो आपको पता है कि अशोक स्तंभ जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिए इसकी प्रतिकृति लेने के लिए, इसका चित्र लेने के लिए, प्रतिकृति लेने के लिए डिजाइनरों को भेजा गया था। इसको भेजा गया था डिजाइनरों को, इसकी डिजाइन लेने के लिए, प्रतिकृति लेने के लिए भेजा गया था। नेहरू जी के टाइम की बात है। तब कहते हैं कि ये चक्र गायब हो गया, पता नहीं गिरा कहाँ गया, लेकिन ये गायब हो गया। और वर्तमान स्वरूप इसका ऐसा नहीं है, वर्तमान स्वरूप इसका ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ये रीजन है, इसलिए कहा गया कि सिंहों के सिर पर। अब क्या चक्र के कहा जा रहा है इसे? महाधर्म चक्र। इसे क्या कहा जा रहा है? महाधर्म चक्र। क्योंकि हम जानते हैं कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश, जिस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के काल की 4 घटनाएं। पहली, जब उन्होंने घर छोड़ा था, उसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। दूसरी, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, उसे हम संबोधि के नाम से जानते हैं। तीसरी, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। और चौथी घटना, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है ना। तो ये घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन की, यानी जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कह रहे हैं कि वो धर्म का परिवर्तन करेंगे, इसीलिए इसे हम महाधर्म चक्र कह रहे हैं। इसके ऊपर इस चक्र की या इस अशोक स्तंभ की और क्या विशेषता है? तो अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, आप सभी को मालूम है। ठीक है ना। माध्यमिक अपना राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ये भी आपको मालूम है। अब देखिए इसके ऊपर विशेषता हम देखें तो ये जो 4 सिंह हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पीठ सटाए बैठे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 सिंह हैं। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा चक्र। ऐसा ही चक्र इधर भी है, ऐसा ही चक्र इधर भी है, ऐसे ही चक्र पीछे भी है।
यानी कि 4 चक्र और है, और इन 4 चक्रों में 24-24 तीलियां कंप्लीट है। अब ये 4 आपको फोटो नजर आ रहे हैं पशुओं के, एक स्तंभ की आकृति होती है जो मैं मौर्य काल में पढ़ाया था, तब आपको बताया था। या अब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 4 पशु बने होते हैं जिनका क्रम होता है, एक होता है सबसे पहले आता है हाथी, क्रम होता है इनका हाथी, फिर आता है घोड़ा, फिर आता है बैल, और सबसे लास्ट में आता है सिंह। इस क्रम से ये 4 चित्र बने होते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। इस क्रम से ये 4 चित्र बने होते हैं और 4 चक्र कंप्लीट है। और देखिए और क्या जाना है इसमें, तो इसमें एक अवांगमुखी कमल है, उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल है, और इस चक्र की विशेषता हमने देख ली है। तो ये था अशोक चक्र। इस अपने आंसर सही आंसर जो था अपना 32, और ये इसका पहले का स्वरूप था, वर्तमान स्वरूप इसका ऐसा है अशोक स्तंभ का, ये वर्तमान स्वरूप है। और इसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। और कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद उपनिषद है अथर्ववेद का, सबसे चौथा अपना जो वेद है अथर्ववेद, उसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ। कंप्लीट है, ये हमने बात करी। इसकी और विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे, 4 सिंह आपस में पीठ सटाए हुए बैठे, 4 चक्र नीचे हैं, और यहाँ पर 4 पशु है जिनका क्रम है हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न की। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ करी? सभी को मालूम है आपको, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करी थी, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा था। क्या थी दांडी मार्च यात्रा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा करते हैं 11 सूत्री मांगों से। महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष, जिसमें 2 व्यक्ति आप कह सकते हैं, वाइसराय थे लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। कौन थे, मैकडोनाल्ड। इन दोनों के समक्ष रखी थी अपनी 11 सूत्री मांगे। क्या रखी थी, 11 सूत्री मांगे। ये महात्मा गांधी की घटना, महात्मा गांधी 11 मांगे रख रहे हैं, किसके समय, ब्रिटिशर्स के समक्ष। उस समय वाइसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, इनके समक्ष अपने पत्र के माध्यम से, यंग इंडिया इनका पत्र था, पुस्तक लाला लाजपत राय के भी हमने देखा, इसके माध्यम से ये 11 मांगे रख रहे हैं। 11 मांगे जिसमें इन्होंने कहा कि आप सैनिकों के वेतन में 50% की कटौती करो, सिविल सेवा के जो कर्मचारी है उनके वेतन में 50% की कटौती करो, जो भू राजस्व है उसमें कटौती करो, आप भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए, और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ऐसी 11 मांगे थी शराबबंदी की, ये महात्मा गांधी ने इनके समक्ष रखी थी। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपने नहीं मानी इन मांगों को तो मैं अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको इतना भारी तरीके से लिया नहीं जितना महात्मा गांधी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि रोज की बात है यार, हमेशा से हो रहा है, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष चल रहा है, कौन सा आंदोलन करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन महात्मा गांधी की जो ये 11 सूत्री मांगे थे, इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1930 की बात है, और 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में एक बैठक हुई, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें गांधी जी ने फैसला लिया कि अब हम जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। फिर महात्मा गांधी साबरमती से, कहां से, साबरमती से यात्रा करते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी की। कहाँ की यात्रा करते हैं, दांडी की। इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। कुछ नॉर्मल बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुल 240 मील की दूरी तय की गई। आप किलोमीटर में ध्यान रखें तो 375 किलोमीटर था, कितना, 375 किलोमीटर या 240 मील। 78 अनुयायी साथ में थे। टोटल दिन लगे 24 दिन। कितने दिन लगे, 24। कब पहुंचे, तो 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को आप दांडी पहुंच गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई, 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ हुई और 5 अप्रैल को पहुंच गए।
अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली चीज है, आपको बहुत सारी गाइडों में बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, बहुत पढ़ाएंगे कि ये 6 अप्रैल की बात है, लेकिन महात्मा गांधी 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, 24 दिन की बात है। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। किसको? नमक बनाकर कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता, उसके बाद भी आंदोलन चलता। एक प्रश्न पूछा गया था अभी एग्जाम में कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसमें आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने? अब्बास तैयब जी ने किया था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था आंदोलन का। तो ये था आंदोलन। अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में ये भी होगी कि महात्मा गांधी उस समय विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए चीजें कम नहीं थी भारतीयों के सामने। फिर महात्मा गांधी ने नमक को क्यों चुना? ऐसा है दोस्तों, नमक ऐसी चीज है जिसे हर धर्म का व्यक्ति प्रयोग में लाता है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे पारसी है, चाहे हिंदू है, सभी नमक का प्रयोग करते हैं। उस समय नमक पर कर लग रहा है, नमक बनाने पर रोक थी भारतीयों के द्वारा, इसलिए महात्मा गांधी ने सभी धर्म के लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए नमक को चुना। तो यह आंदोलन हुआ था जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर अपना होगा 12 मार्च 1930। कंप्लीट है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मराज था। थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर धर्मराज नहीं कहेंगे आप, इसे धर्मगंज कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मगंज। कि धर्मगंज क्या था? खूब पढ़ा है हमने ऑफलाइन बैचेज में भी इसके ऊपर चर्चा करी थी कि धर्मगंज था क्या। दोस्तों, धार्मिक स्थल है, अध्यापक आवास है, लड़कियों का छात्रावास है या पुस्तकालय है? तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय। क्या आंसर है? पुस्तकालय। धर्मगंज पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसका निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, ये धर्मगंज की बात करें। एक चीज आप और जान सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म बोलते हैं। महायान बौद्ध धर्म बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म भी इसी को बोला जाता है। ध्यान रखें आप, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म, इस नालंदा विश्वविद्यालय को बोला जाता है। महायान 2 शाखाएं होती है बौद्ध धर्म में, हीनयान और महायान, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा की या महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती है, इसे महायान शाखा से रिलेटेड होने के कारण ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जा रहा है। अब आगे की बात करते हैं। ये धर्मगंज पुस्तकालय है, इसमें आगे आने वाले एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मंजिला है, तो आप कहेंगे कि ये 9 मंजिला है। इसके ऊपर 9 मंजिल है। एक क्वेश्चन बन सकता है आपके अंदर, कितने भवन है इस पुस्तकालय में? 3 भवन है। ये प्रसिद्ध है तांत्रिक ग्रंथों के लिए, धार्मिक ग्रंथों के लिए और बौद्धिक साहित्यों के लिए ये फेमस है। और बात करें तो ये 3 भवन कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 3 भवन रत्नोदधि है, एक है रत्न सागर और एक है रत्न रंजक। कंप्लीट है। ये 3 भवन है इस धर्मगंज पुस्तकालय में। यहां से आप लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन की इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। कब? तो 1193 में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। 1193 में इन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय को, बिहार में है ये, और इसे एक दुर्ग समझकर ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? ध्वस्त यानी नष्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, और वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कुछ ग्रंथ है जिनको मिलाना है, और 12वीं का है किरातार्जुनीयम, आप सभी जानते हैं। शूद्रक का है मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का है देवी चंद्रगुप्तम, विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। यानी कि सही आंसर होगा 4 और 3 2 1। इसका सही आंसर है पहला। कंप्लीट है दोस्तों। ये रचनाएं और कवियों के नाम इनको मिलाने हैं। रचनाएं पंचतंत्र विष्णु शर्मा की हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी पुस्तक जिसका सबसे ज्यादा यानी कि 15 देसी भाषाओं में
और इसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसका 15 देसी भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऐसी पुस्तक है अपनी पंचतंत्र। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। लिच्छवी वंश की राजकुमारी जो कुमार देवी थी, उसका गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के साथ जो विवाह हुआ, जो प्रेम प्रसंग था, उसकी चर्चा की गई है देवी चंद्रगुप्तम में। मृच्छकटिकम, इससे क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट है। मृच्छकटिकम नाटक क्या है? इसकी एक विशेषता यह है कि यह पहला नाटक है जिसमें जन सामान्य को या आम जनता को, जिसमें जन सामान्य को नाटक का पात्र बनाया गया। ये पहला ऐसा नाटक है जिसमें जन सामान्य को, अब तक जो चर्चा हो रही थी वो राज परिवारों पर हो रही थी, नाटक राज परिवारों के ऊपर बन रहे थे, प्रसंग उनके थे, लेकिन ये पहला नाटक है ना जिसमें जन सामान्य की चर्चा की गई, नाई दासियों की, ठीक है ना, वेश्या की और अपने ब्राह्मण की, गरीब ब्राह्मण की। यानी कि इसमें गरीब ब्राह्मण चारुदत्त का गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम बताया गया। प्रेम प्रसंग की बात है तो ये मृच्छकटिकम है। किरातार्जुनियम 12वीं की रचना है। किरात नरेश शिव का अर्जुन के साथ युद्ध बताया गया। आपने देखा होगा कि जब वनवास मिल जाता है पांडवों को दूत क्रीड़ा में हारने के बाद, तब वो जो अस्त्र होते हैं दिव्यास्त्र, वो प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करता है अर्जुन एक पेड़ के नीचे। आपने देखा होगा उस समय शिव किरात का वेश धारण करके आते हैं। तभी एक राक्षस होता है वो सुअर का वेश धारण करके आक्रमण करने वाले होता है अर्जुन के ऊपर। अर्जुन की आंखें खुल जाती है और अपने गांडीव धनुष से जो है उस सुअर के ऊपर बाण चलाने लगता है। तभी एक बाण भगवान शिव का आता है और उसको भेद देता है। तब शिव और अर्जुन के बीच में छोटा सा युद्ध होता है जिसमें भगवान शिव अर्जुन को परास्त कर देते हैं। वो घटना थी, उसे हम किरात नरेश शिव और अर्जुन के बीच युद्ध की बात करते हैं। इस घटना को हम किरातार्जुनियम में रचित किया, किसने? 12वीं ने। ये 4 प्रमुख रचनाएं जिनकी हमने बात करी। और ये आज का पेपर था फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का, जिसमें हमने हिस्ट्री के पोर्शन की बात करी, 15 प्रश्नों की बात करी हमने, साथ में राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चनों की बात करी। तो दोस्तों ये वीडियो हमने क्वेश्चनों के साथ साथ इनके साथ डिटेल से चर्चा करी है ताकि इनसे जुड़े हुए आगे आने वाले एग्जामों में भी हमें फायदा मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने उन साथियों को जरूर शेयर करें, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं बड़े एग्जामों की, उनके लिए फायदेदायक होगा। दूसरी चीज है, ये उनको शेयर तो जरूर करना आपको जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनको आंसर की मिलनी चाहिए। और एक और सूचना आप लोगों के लिए जो आप लोगों को दे दी जाती है, आपको मिल भी चुकी है कि 20 अगस्त जो आने वाली है, यानी कि जो भारत एकेडमी के ऑफलाइन बैचेज के जो स्टूडेंट थे, ऑफलाइन बैचेज के जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है। 20 अगस्त तक ही उनको फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे। कार्ड के साथ आपको अपना आई कार्ड लेकर कोचिंग पहुंचना है। 20 अगस्त के बाद आपको नहीं दिया जाएगा कोर्स फ्री। कंप्लीट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक बार फिर से, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।